अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस चैप्टर से। होम्योस्टेटिक स्ट्रेटजीज है, एक दो एग्जांपल्स है सिलेबस में, ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को कैसे मेंटेन करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। तो आज ये दो स्ट्रेटजीज या दो एग्जांपल्स डिटेल से पढ़ेंगे और कंप्लीट मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है या एग्जांपल है वो है ओस्मो रेगुलेशन। जिस तरह नाम है ओस्मो रेगुलेशन, तो वर्ड को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि क्या मीनिंग है। The word osmo is pertaining to water and ions. Water and ions are salts. And regulation means control. Osmo means water and salts and regulation means control. तो डिफाइन कैसे करेंगे इस टर्म को? To control the water and mineral or salts or ions level in cell or body is called osmoregulation। यानी ऑर्गेनिजम्स ने बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेगुलेट करना है, इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को या इस स्ट्रेटजीज को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो जिस तरह हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ओस्मो रेगुलेशन, जिसमें कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके थे, जिसमें 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे। स्टिमुलस था, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और स्टिमुलस को रिस्पांस देने के लिए इफेक्टर था। तो सेम इसी तरह वही मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कि अब वाटर एंड मिनरल्स रेगुलेट्स इन बॉडी और कंट्रोल इन बॉडी। तो ये मैकेनिज्म सारा हम पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे साथ क्या है, वाटर एंड साल्ट्स है या ओस्मोटिक ग्रेडियंट्स हैं। सपोज हमारे पास क्या है, कोई ओस्मोटिक ग्रेडियंट्स है, ओस्मोटिक ग्रेडियंट्स, यानी सेल में या बॉडी में वाटर लेवल और साल्ट लेवल या एक्सीड है, ज्यादा है या कम है। ये क्या है, ये स्टिमुलस है। तो ये रोल प्ले करेगा स्टिमुलस का, ये स्टिमुलस है और ये इंटरनल बॉडी के कंडीशन को चेंज कर सकता है। तो दिस मैसेज इज रिसीव बाय ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स पिछले टॉपिक में मैं समझा चुका हूं कि रिसेप्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच डिटेक्ट और आइडेंटिफाई दी स्टिमुलाई और स्टिमुलस। तो इसी तरह वाटर और साल्ट्स को या ओस्मोटिक के ग्रेडियंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ओस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं। कहां पर मौजूद होती है? ब्रेन में हाइपोथैलेमस के करीब लोकेट होती है, मौजूद होती हैं। ये क्या करती हैं, इन वाटर और साल्ट स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करती हैं, मालूम करती हैं आया वाटर का लेवल या मिनरल का लेवल ज्यादा तो नहीं हुआ है बॉडी में, या कम तो नहीं हुआ है बॉडी में, या सेल में या ब्लड में। तो ओस्मो रिसेप्टर इस मैसेज को पहुंचा देते हैं किसके पास? कंट्रोलर के पास। ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर ब्रेन है। और ब्रेन में भी एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। यानी ये जो ओस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी है या ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है।
अब ओस्मोरिसेप्टर ने मैसेज दिया किसको, हाइपोथैलेमस को, कि कुछ स्टिमुलाई है जो वाटर और साल्ट के लेवल को डिस्टर्ब कर रही है, या बॉडी में वाटर और साल्ट के लेवल को कम कर रही है या ज्यादा कर रही है। तो ब्रेन इस मैसेज को 3 जगह पहुंचा देता है। एक तो ब्रेन मैसेज दे देता है किसको, फॉर द रेनल रेगुलेशन के लिए किसको मैसेज भेज देता है, किडनी को मैसेज भेज देता है। किडनी किडनी किडनीज लिख देते हैं। तो किडनीज आर द ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स इन बॉडी, स्पेशली इन मैमल्स। तो किडनी ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स है, यानी वो ये ओस्मो रेगुलेशन में मेन रोल प्ले करती है। अगर वाटर लेवल या मिनरल लेवल ज्यादा है तो गुर्दे क्या करते हैं, किडनीज फिल्टर कर देते हैं। ये जो एक्सेस वाटर है या एक्सेस साल्ट है इसको फिल्टर कर देते हैं ब्लड से, और यूरिन की शक्ल में इसको बाहर निकाल देते हैं, जिस्म से निकाल देते हैं, और वाटर और मिनरल्स के लेवल को वापस सेट पॉइंट पे ले आती है बॉडी में। अगर कम होंगे, अगर वाटर के लेवल या मिनरल का लेवल ब्लड में या बॉडी में कम है तो किडनी रीअब्सॉर्ब करती है, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कर देती है और मिनरल्स को भी रीअब्सॉर्ब कर देती है नेफ्रॉन से। किडनी के अंदर जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है जिसको डिटेल से आगे पढ़ लेंगे, तो नेफ्रॉन्स के थ्रू ये रीअब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। ये तो किडनी। सेकंड जो हाइपोथैलेमस है, सेकंड मैसेज किसको दे देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बिलो द ब्रेन लोकेटेड होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक इसका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक मीडियन पार्ट है, मीडियन पार्ट है, और एक पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन कौन सा हार्मोन है, एडीएच हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये एडीएच हार्मोन्स डायरेक्ट एक्ट करता है किस पे, किडनी पे। तो ये किडनी पे किस लिए एक्ट करता है, टू रीअब्सॉर्ब द, टू रीअब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। यानी जब भी बॉडी में या ब्लड में मिनरल्स और वाटर की कमी होगी तो एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे और ये किडनी पे असरअंदाज होंगे, किडनी को स्टिमुलेट करेंगे कि जिसमें पानी और मिनरल की जरूरत है, लिहाजा वाटर और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब कर दें। जो थर्ड रोल है इसका, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर देते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल भी एक ग्लैंड है जो कहाँ मौजूद होती है, किडनी के साथ मौजूद होती है, एसोसिएटेड विद किडनी, एसोसिएटेड विद किडनी, किडनी। तो एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स क्या रोल प्ले करती हैं, ये रोल प्ले करते हैं बैलेंस द वाटर एंड मिनरल लेवल बाय किडनी, बाय
किडनी। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का भी ये रोल है कि वाटर और मिनरल लेवल्स को सेट पॉइंट पे ले आते हैं, बैलेंस करते हैं किडनी के थ्रू। ये तीनों क्लियर हो गए, सही है। दोबारा फिर सुन लेते हैं। जो वाटर एंड साल्ट की जो ग्रेडियंट्स होंगे या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स होंगे, साल्ट की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए या वाटर की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो जाए, नॉर्मल लेवल से एक्सीड कर जाए या कम हो जाए, तो ये स्टिमुलाई क्या रोल प्ले करते हैं? ये स्टिमुलाई होंगे, और ये स्टिमुलाई आइडेंटिफाई होंगे किसके थ्रू? ऑस्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। ऑस्मो रिसेप्टर्स इस मैसेज को पहुंचाएंगे किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन में भी किस पार्ट के पहुंचा देती है? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेंगे डायरेक्ट किडनी को कि एक्सेस वाटर और एक्सेस जो ज्यादा पानी और ज्यादा मिनरल है इसको बाहर निकाल दे, जिस्म के लिए डेंजरस है या जिस्म के लिए कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। तो गुर्दों को डायरेक्शन दे देते हैं हाइपोथैलेमस कि रिमूव द एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द किडनी। इसीलिए हम कहते हैं किडनीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि किडनीज का मेन रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में। सेकेंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है कि आप सेक्रेट करो किसको? एडीएच हार्मोन को। देखो, बाकी दो पार्ट से हमारा काम नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लास्ट पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर दो हार्मोन्स मौजूद होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन डायरेक्ट किडनी पे अफेक्टेड होता है और किडनी को स्टिमुलेट करके, किस लिए किडनी को स्टिमुलेट करता है? टू स्टिमुलेट द किडनी फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। जब भी ब्लड में या बॉडी में, सेल में वाटर एंड मिनरल्स की कमी होती है तो एडीएच के थ्रू किडनी रीअब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देती है। Hypothalamus also act on adrenal gland. Adrenal glands located on kidney, किडनी के ऊपर या किडनी के करीब मौजूद होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रीट करते हैं, उस हार्मोन का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या रोल है? ये वाटर एंड मिनरल्स लेवल को बैलेंस करते हैं ब्लड में, बॉडी में, किडनी के थ्रू। अच्छा, एक जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने दे दिया है, आर्ट का भी ऑस्मो रेगुलेशन में अहम रोल होता है, लेकिन यहाँ पर भी आर्ट किसके ताबे होता है, किसके अंडर काम करता है? हाइपोथैलेमस के अंडर। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द हार्ट टू सेक्रेट एएनपी। एएनपी क्या है? एक प्रोटीन है, एट्रियल न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड, एक प्रोटीन है, सही है, जो दिल सेक्रीट करता है। और ये प्रोटीन किसको स्टिमुलेट करता है? गुर्दों को स्टिमुलेट करता है, किडनी को स्टिमुलेट कर देता है। किसके लिए? फॉर रेनल रेगुलेशन के लिए, कि मिनरल्स और जो साल्ट की ग्रेडियंट्स है वो बैलेंस रहे बॉडी में। क्योंकि इसकी अगर इसकी ज्यादती हो जाए, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए या साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड, यानी इसका मेन रोल क्या होगा? इसका मेन रोल होगा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर by controlling minerals and water level in body। ये है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन भी एक एग्जांपल है होम्योस्टेसिस का, एक स्ट्रेटजी है, होम्योस्टेटिक स्ट्रेटजी है जो मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीकों से होती है। और थर्मो रेगुलेटरी जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो भी हम तफसील से पढ़ेंगे आगे कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में थर्मो रेगुलेशन के हवाले से कौन कौन से स्ट्रेटजीज पाए जाते हैं, उसको अलग अलग हम पढ़ लेते हैं
जैसे कुछ एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड है, कुछ वार्म ब्लडेड है, कुछ एक्टोथर्मिक है, कुछ एंडोथर्मिक है, कुछ एट्रोथर्मिक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज जनरल हम समझ जाएंगे कि थर्मोरेगुलेशन क्या है और थर्मोरेगुलेशन किस मैकेनिज्म के तहत ये प्रोसेस हो रहा है। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा था, थर्मोरेगुलेशन भी उसी तरह पढ़ेंगे। थर्म मीन्स क्या है? थर्म मीन्स टेम्परेचर। ये जो टर्म है टर्म मीन्स क्या है? टेम्परेचर। और रेगुलेशन मीन्स क्या है? रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल। कंट्रोल। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर is called या is known as thermoregulation. Thermoregulation यानी थर्मोरेगुलेशन वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसके थ्रू एनिमल्स या प्लांट्स अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सेट पॉइंट पे रखते हैं डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। या सिंपल आप ये समझो, टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह अरेंज है, इसको हम अभी तफसील से पढ़ेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा था, यहाँ पर भी अभी बाहर के एनवायरनमेंट में, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, या बाहर ज्यादा गर्मी है या बाहर ज्यादा सर्दी है, तो ये जो टेम्परेचर में फर्क आ रहे हैं या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, तो ये टेम्परेचर क्या है? ये स्टिमुलस है। ये क्या है? स्टिमुलस है, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म का। सेकंड, इस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कौन करेगा? थर्मोरिसेप्टर आइडेंटिफाई करेंगे। तो थर्मोरिसेप्टर क्या है? ये सेकंड कंपोनेंट है जिसको कल हम लोगों ने पढ़े थे रिसेप्टर्स। सही है, रिसेप्टर्स हमेशा स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करती है, मालूम करती है, डिटेक्ट करती है कि किस किस्म के स्टिमुलाई है और ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आया ये जो टेम्परेचर बाहर मौजूद है ये हॉट टेम्परेचर है या कोल्ड टेम्परेचर है। तो हमारे जो इंटरनल कंडीशन है या इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है, ये किस हद तक ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो बाहर जो टेम्परेचर पड़ा होगा इसको मालूम कौन करेगा? डिटेक्ट कौन करेगा? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स स्पेशल नर्व्स एंडिंग होती है जो स्किन में मौजूद होती है। ये क्या है? ये नर्व्स एंडिंग होती है, नर्व्स एंडिंग लोकेटेड इन स्किन, ये स्किन में मौजूद होती है, जो थर्मो रिसेप्टर्स का किरदार अदा करती है, थर्मो रिसेप्टर्स का रोल प्ले करती है। ये जो नर्व एंडिंग होती है स्किन में मौजूद होती है, ये इस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करती है, मालूम करती है। फिर आगे पैगाम किसको भेज देती है? ब्रेन को भेज देती है। ब्रेन में भी किस हिस्सों को भेज देती है? हाइपोथैलेमस को भेज देती है। तो यही ब्रेन और हाइपोथैलेमस क्या है? कंट्रोल सेंटर है या कंट्रोलर है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे टेम्परेचर के जो बाहर जो टेम्परेचर होगा उसके खिलाफ आंसर तैयार करता है, आंसर मॉडिफाई करता है, रिस्पॉन्स तैयार करता है। तो कंट्रोलर यहाँ पे चार जो लोकेशंस है वहां पे अपना मैसेज दे देता है कि आपने इस टेम्परेचर के खिलाफ ये रिस्पॉन्स देना है। नंबर 1, अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करती है या हुक्म देते हैं किसको? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि थायराइड ग्लैंड क्या कर ले? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर दे, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर दे।
यानी मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर दे। मेटाबॉलिज्म क्या है? हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसके नतीजे में एनर्जी बनती है और ईट रिलीज होती है। तो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा ईट जनरेट होती है, ईट प्रोड्यूस होती है, ईट रिलीज होती है। तो अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो थर्मोरिसेप्टर जिसको आइडेंटिफाई करते हैं और ब्रेन को मैसेज दे देते हैं कि टेम्परेचर बाहर बहुत कम है, लिहाजा ये हमारे इंटरनल टेम्परेचर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप कर सकते हैं। लिहाजा ब्रेन थायराइड ग्लैंड को हुक्म देगा कि अपनी मेटाबॉलिक जो रेट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसको बढ़ा दो। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या होता है? ईट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? ईट प्रोड्यूस होती है। जब ईट प्रोड्यूस होती है तो इस तरह हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सर्दी मौजूद है, कोल्डनेस मौजूद है, उससे हम बच सकते हैं। हम अपने इंटरनल कंडीशन को या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बिगड़ने नहीं देते, उसको सेट पॉइंट पे रख देते हैं, उस टेम्परेचर का मुकाबला कर लेते हैं। अब आगे यही हाइपोथैलेमस फिर किसको हुक्म देता है? ब्लड वेजल को, खून की नालियों को हुक्म देता है। अगर बाहर टेम्परेचर गर्म है तो खून की नालियां क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ईट है वो रिलीज हो जाती है, वो बॉडी से क्या हो जाती है? निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। इस तरह हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है और मेंटेन रहता है। अगर बाहर सर्दी है तो ब्लड वेसल क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हाइपोथैलेमस स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि पसीना खारिज करो, स्वेट रिलीज करो, स्वेट एक्सक्रीट करो। तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? सेक्रीट स्वेट्स, स्वेट यानी पसीने को खारिज करते हैं। ये पसीना स्किन को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। तो इस तरह का कूलिंग इफेक्ट काज होती है स्किन पे, बॉडी पे। इस तरह हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहता है। अगर बाहर टेम्परेचर क्या है? सर्दी है, तो यही हाइपोथैलेमस हुक्म देता है या स्टिमुलेट कर देते हैं इनवॉलंटरी मसल्स के, जो हमारे बॉडी में गैर इख्तियारी मसल्स होते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं, उसको हुक्म देते हैं कि वाइब्रेशन स्टार्ट कर लें, शिवरिंग स्टार्ट कर लें। शिवरिंग या वाइब्रेशन से मुराद है कांपना। सर्दियों में आपको अक्सर आपने देखा होगा, आप बाहर जा रहे होते हैं, बाजार में जा रहे होते हैं, अचानक आपका जिस्म कांप उठता है, हाथ कांपना शुरू कर देती हैं, टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। तो इस कांपने की वजह से ईट जनरेट होती है, ईट प्रोड्यूस होती है। इस तरह हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इनवॉलंटरी मसल काज शिवरिंग, ये शिवरिंग को काज करते हैं और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? ईट जनरेट होती है, ईट जनरेशन होती है या ईट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चाहे स्वेटिंग हो चाहे शिवरिंग हो, दोनों प्रोसेस से हम बॉडी के इंटरनल हीट को मेंटेन करते हैं, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। स्वेटिंग, पसीने आने की वजह से बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट काज होती है, तो इस तरह टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बॉडी का। अगर स्वेटिंग का प्रोसेस नहीं होता, स्वेट ग्लैंड नहीं होते या पसीना नहीं आता, तो क्या होते हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता था। और अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता तो सारे एंजाइम मर सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो एंजाइमेटिक जो भी मशीनरी थी वो सारी ब्लॉक हो जाती थी। तो लिहाजा इसी तरह शिवरिंग और स्वेटिंग दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या है? टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो क्लियर हो गया? ये भी एक सिंपल वे से मैंने समझाया आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा होगा
कुछ थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स में मुख्तलिफ थर्मो रेगुलेशन के स्ट्रेटजीज़ है, तो उसको अलग अलग हम पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होती है, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक्स भी दीजिएगा। लेक्चर से रिलेटेड कमेंट्स आप लोगों ने करने हैं लेक्चर में, जो भी मसला हो उसके, ताकि मैं उसी के मुताबिक आंसर दे सकूं। तो ओके, दैट्स ऑल।